दोस्तों नमस्कार। पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम ने इस देश की सियासत का मिजाज बदल कर रख दिया है। लेकिन पिछले 6 घंटे के घटनाक्रम ने देश की राजनीति में बदलाव तो लाया ही है। यूं कहें बदलाव की वो प्रक्रिया जो एक हफ्ते से साफ साफ दिखाई देने लगी थी, उसको और गति देने का काम तो किया ही है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव की प्रक्रिया को अचानक से गति दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और फिर अगली कमान बीजेपी के अंदर कहा जाएगी, उस बहस को अचानक से तेज कर दिया है। जरा और खुलकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष और पीढ़ीगत बदलाव की प्रक्रिया को लेकर एक अघोषित घमासान की परिस्थितियों को आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे रूपी 2 पन्ने की चिट्ठी ने सबके सामने लाकर रख दिया है। ये चिट्ठी धर्मेंद्र प्रधान की जरूर हो सकती है। ये चिट्ठी सत्ता के जनता के बड़े हिस्से नौजवानों, जिसे आजकल जेनजी कहा जाता है, उसके सामने झुकने की एक मिसाल के तौर पर अरसे बाद भी याद जरूर रखी जाएगी। लेकिन ये चिट्ठी जो काम करती हुई नजर आ रही है, वो चिट्ठी सियासत के अंदर और भाजपा के अंदर गुजरात लॉबी का झोला उठाने की बुनियाद रखती हुई भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी का प्रादुर्भाव कहां से होता है? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की पीढ़ी से आगे ले जाने की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता करीब दिखाई दे रही थी, उस वक्त कॉरपोरेट का समर्थन, अच्छे दिन जैसे अभियान, प्रशांत किशोर जैसे मैनेजमेंट के, राजनीतिक मैनेजमेंट के खिलाड़ी, इन सब के साझे प्रयोग के साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठाकर दिल्ली लाया गया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह को गुजरात से उठाकर बरास्ते यूपी, देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया, उसने गुजरात लॉबी को दिल्ली की सत्ता पर बिठाया। न सिर्फ गुजरात लॉबी को दिल्ली की सत्ता पर बिठाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव को भी साफ साफ सुनिश्चित कर दिया कि दूसरी पीढ़ी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली पीढ़ी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में गई। दूसरी पीढ़ी के हाथ में कमान आ चुकी थी, लेकिन 12 साल बीत भी चुके। 12 साल में अकेले बहुमत की सरकार से गठबंधन की सरकार जनादेश के सहारे बनाने की नौबत भी आ गई। 400 पार का नारा बिखर कर 240 पर भी आ गया। किसानों का आंदोलन भी इस देश ने देख लिया, तो इसके साथ साथ जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दों को लेकर समाज के अलग अलग मुद्दों, अलग अलग तबकों का भी आंदोलन देश ने देखा। एससी एसटी के मामले को लेकर भी आंदोलन देखा गया। पद्मावत फिल्म को लेकर जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उस विवाद को भी देश ने देखा। और इसके साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर और देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख देने वाले मोर्चे पर कहे तो जिसे तथाकथित सुधार का नाम दिया गया, वो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी आपदा जैसी स्थिति लेकर आया। चाहे डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हो या फिर जीएसटी हो, उन सब ने देश के अंदर के हालात को ऐसा तो जरूर बना दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समाज के एक बड़े हिस्से को, एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत की भावना का बीजारोपण करते हुए जिस ढंग से बहुसंख्यक तुष्टीकरण, मेजोरिटी अपीजमेंट की बुनियाद तैयार की थी, वो अपीजमेंट का ढोल भी 12 साल बीतते बीतते फटने लगा। इन्हीं के बीच पेपर लीक का मामला आ गया। और पेपर लीक का मामला जब सामने आ गया, तो उस पेपर लीक के मामले के बाद आंदोलन को शुरू में ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न करा करके मंत्री के एक बेहद छोटे से इस्तीफा वाले प्रकरण को इतना बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया कि वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के 56 इंच की छाती वाले बयान और जिस ढंग से एक बड़ी इमेज गढ़ी गई थी, उस इमेज से जोड़कर जो दिखाने की कोशिश हुई, अंततः जेनजी के सामने जिस अंदाज में सत्ता ने झुकने का काम किया, वो प्रकरण कहीं ना कहीं उस सरकार की याद भी दिला गया जिस सरकार का नेतृत्व इस देश के स्वघोषित पहले फकीर किया करते थे। आजकल तो दूसरे फकीर हैं, झोला उठाकर चलने की बात करते थे। पहले फकीर जब सत्ता में आए थे, तो सत्ता में आने के चंद दिनों बाद ही रूबिया शहीद प्रकरण ने उनकी बहादुरी के तमाम किस्सों को जमीन पर लाके रख दिया था। बात वीपी सिंह की कर रहा हूं। और इस आंदोलन ने
सरकार नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, और झुकी तो इस अंदाज में झुकी कि सरकार का इकबाल लेकर उनके समर्थकों के बीच ही उनके इकबाल को खत्म कर दिया। उस उन्मादी जनता के बीच भी, जनता का हिस्सा आमतौर पर उन्मादी नहीं होता, लेकिन उन्माद से भरे हुए उन तथाकथित समर्थकों के बीच भी इस सरकार के इकबाल को खत्म कर दिया। और अब जिस ढंग से पिछले 5-6 घंटे से माहौल बनता नजर आ रहा है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हीं समर्थकों को जो मोदी शाह को सत्ता में लाने के लिए दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह के फॉरवर्ड के खेल खेलते थे, अब मोदी शाह उनकी नजरों से उतर चुके हैं। मोदी शाह उनके लिए बोझ बन चुके हैं। अब वही कह रहे हैं कि 56 इंच की छाती वाली व्यवस्था को वीआरएस देने का वक्त आ गया है, और उस वीआरएस के बाद, उस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बाद बीजेपी की कमान किसे मिलनी चाहिए, बीजेपी के अंदर की सत्ता और देश की सत्ता की दावेदारी किसकी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि झोला सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं उठना है, झोला गुजरात लॉबी का उठना है। यानी नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बंधेगा दिल्ली से, तो अमित शाह का भी राजनीतिक बोरिया बिस्तर बनना तय है। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह क्या लाल कृष्ण आडवाणी बनेंगे? इस सवाल पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा प्रकरण और जेएनजी आंदोलन ने कैसे राजनीतिक तौर पर मुकद्दर का सिकंदर बना दिया है। आज की राजनीति में, भाजपा की राजनीति के अंदर योगी आदित्यनाथ मुकद्दर का सिकंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे की परिस्थितियां क्या है? वही सब परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों का मैंने अभी जिक्र किया। और कारण क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने इस सिस्टम में कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग, लोगों के दिमाग को पढ़ने और उस दिमाग को अपने अनुकूल ढालने के लिए तरह तरह के जो सिगूफे चलाए जाते हैं, उसके माध्यम से जैसे जैसे बीजेपी ने लौह पुरुष वाली छवि की आड़ में कट्टरता को परोसना शुरू किया, तो उसका शिकार तो हमेशा नेतृत्व ही होता है। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा कड़े प्रशासक हैं। ये छवि मोदी के उन तथाकथित समर्थकों के बीच में आज के घटनाक्रम के बाद जा रही है, जो तानाशाही को ही लोकतंत्र का मॉडल समझते हैं, जो हाई हैंडेडनेस को ही, जो कड़े तरीके से हर समस्या का समाधान निकालने को ही गवर्नेंस का मॉडल समझते हैं। उन्हें अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जगह समय योगी आदित्यनाथ का आ गया है, न कि अमित शाह का। गुजरात लॉबी के झोला उठाने का वक्त आ गया है, और योगी आदित्यनाथ के लखनऊ मेल पकड़कर दिल्ली पहुंचने का वक्त आ गया है, लोक कल्याण मार्ग में पहुंचने का वक्त आ गया है। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बड़े हिस्से को अब आभास होना शुरू हो चुका है। कैसे बीजेपी के अंदर धीरे धीरे लौह पुरुष की छवि के साथ साथ, लौह पुरुष की छवि बनाने के चक्कर में, आयरन मैन की छवि दिखाने के चक्कर में किस तरह से उसका समावेश सांप्रदायिक एजेंडे के साथ किया गया, इसकी एक बानगी आपको दिखाता हूं। जब अटल आडवाणी का दौर था, तब कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी उदारवादी है और लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर है, और उस तथाकथित कट्टरता को, आडवाणी की तथाकथित कट्टरता को एक मजबूत नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के सामने दिखाने की कोशिश होती थी। खुद भाजपा के अध्यक्ष, एक जमाने के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने तो खुलेआम बयान दे दिया था, विकास पुरुष और लौह पुरुष, यानी अटल बिहारी वाजपेयी विकास पुरुष है और लाल कृष्ण आडवाणी लौह पुरुष है। अटल जी के बाद आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब ये बात कही जाती थी अटल जी के दौर में, तब उस दौर में भी भाजपा के कट्टर समर्थकों के बीच जोश का संचार होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी तो कांग्रेसी अंदाज में चला रहे हैं, आडवाणी जी आएंगे तब अपना राज आएगा। आडवाणी जी आ नहीं पाए। 10 साल बाद नरेंद्र मोदी जरूर आ गए और उनके साथ अमित शाह जरूर आ गए। जब मोदी शाह का दौर आया, तब लोगों को पढ़ाया गया कि नरेंद्र मोदी तो कुछ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में आडवाणी कट्टर है, आडवाणी की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा कट्टर नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी की तुलना में भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा कट्टर अमित शाह है। ये छवि 8-10 साल से बनाई गई, और इस छवि में चूंकि विदाई नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव का दौर आएगा, तो वो विदाई गुजरात लॉबी की होने जा रही है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर मजबूत नेता के सहारे कट्टरता की डिग्री को बढ़ाने की जो कोशिशें हैं, उसमें अटल के बाद आडवाणी, आडवाणी के बाद मोदी, और मोदी से थोड़ा
2 डिग्री आगे अमित शाह। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार जेएनजी के सामने झुक गई, तो सारी छवि मजबूत नेता वाली एक साथ डंप करते हुए दिखाई दे रही है, एक साथ उस छवि में पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तब लोगों की आस, खासकर भाजपा के कट्टर समर्थकों की आस बुलडोजर मॉडल पर जाकर खड़ी होती है। मिट्टी में मिला देंगे जैसे बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जाकर टिकती है कि मोदी शाह के बस का नहीं है, अब समय आ गया है योगी आदित्यनाथ को ऊपर ले जाने का। व्हाट्सएप फॉरवर्ड में खेल मैं भी देख रहा हूं, खूब चलना शुरू हुआ है। मेरे पास भी कई सारे कट्टर भाजपा समर्थकों के, जो पार्टी के समर्थन के नाम पर इतने ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश आते हैं कि अच्छाई और बुराई का भेदभाव भी नहीं रखते, उस फर्क को भी मिटा देते हैं, वो लोग भी आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड के खेल में ये खेलते हुए नजर आए कि मोदी शाह नहीं, इनके बस का नहीं है, गुजरात लॉबी का झोला उठाओ और अब बुलडोजर मॉडल को दिल्ली लाओ। लेकिन बुलडोजर मॉडल के पीछे सिर्फ एक ये कहानी ही नहीं है दोस्तों, इसके पीछे 2-3 और बातें हैं। पहला ये कि बीजेपी का एक बड़ा समर्थक वर्ग जेएनजी आंदोलन के साथ साथ बिखर चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी से उसका मोह भंग हो चुका है, शहरी मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। तभी जाकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से के छोटे छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों से लेकर दिल्ली तक ये आंदोलन जोर पकड़ गया। बिना मध्य वर्ग के सपोर्ट के ये आंदोलन जोर नहीं पकड़ सकता था और वो जोर पकड़ गया। और इसके जोर पकड़ने का सीधा मतलब है कि बीजेपी ने जिन्हें अपने समर्थकों की तादाद में इजाफे के लिए 2014 से एक नए वोट बैंक का निर्माण किया था, उसका बड़ा हिस्सा उनसे छिटक कर दूर चला गया। लेकिन अब जो हिस्सा बचा हुआ है, जो अभी भी चुनावी हिंदुत्व के हैंगओवर से वो बाहर नहीं निकल पाया है, अब उसे मोदी शाह में नाउम्मीदी की किरण दिखाई दे रही है। मतलब जो जेएनजी आंदोलन में निकल गया वो तो निकल गया, जो बचा हुआ है उसे अब मोदी शाह में नाउम्मीदी की किरण दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि योगी हालात को बदल सकते हैं, और यही राजनीतिक रोटी सेकने का काम बीजेपी के अंदर कुछ दूसरे कैंप को भी लग रहा है। मोहन भागवत के आप बयान को सुन सकते हैं। मोहन भागवत जिस तरीके से नौजवानों के सामने किस तरह से सरकार को पेश आना चाहिए, सिस्टम को पेश आना चाहिए, वो नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो साफ ये भी जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं नागपुर भी गुजरात लॉबी की जगह नया नेतृत्व आए, उसे अपनी मूक सहमति से आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या कॉरपोरेट भी इसी दायरे में बढ़ेगा? गुजरात वाला कॉरपोरेट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र वाला कॉरपोरेट और देश के दूसरे हिस्सों में फैला कॉरपोरेट मोदी शाह से आगे देखने को अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी बनाता जा रहा है। वो विपक्ष के दायरे में देखे, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही वैकल्पिक नेतृत्व के दायरे में देखे, या बीजेपी के अंदर के वो चेहरे जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या मोदी के दौर आने से ठीक पहले तक टेलीविजन से लेकर अखबारों तक छाए रहते थे, कार्यकर्ताओं के बीच भी सुर्खियां बटोरते थे, लोकप्रिय चेहरा बने हुए थे, उन सब चेहरों को एक एक कर मोदी एरा में जैसे किनारे लगाया गया। अब ये सब एक तरफ नागपुर के आशीर्वाद से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतोष राज्य दर राज्य बढ़ता चला गया उस वजह से, और कुछ सत्ता के अंदर संगठन को इतना कमजोर बना देने की वजह से सब एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वैकल्पिक नेतृत्व तलाशो। और उचित अवसर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने दे दिया। एक बेहद निर्बल, निरीह, लाचार और बेबस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर जो छवि बनाई है मौजूदा सत्ता और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों की, इसी घटनाक्रम ने दरअसल योगी आदित्यनाथ को मुकद्दर का सिकंदर बना दिया। नितिन गडकरी को की छवि कैसे खराब की गई, उसमें नितिन गडकरी के कुछ अपने बोल भी जिम्मेदार हैं। जिस मंत्रालय से उनका लेना देना नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय का विषय था इथेनॉल, उन्होंने उस मामले में बोलना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि गोदी मीडिया का तंत्र, जिसे पहले से आभास था कि मोदी शाह के खिलाफ माहौल बन रहा है, वो सत्ता के इशारे पर माहौल बनने से पहले ही नितिन गडकरी की छवि को डंप करा गया। नितिन गडकरी अब भाजपा में विकल्प नहीं हो सकते, ये बात तय है। राजनाथ सिंह विकल्प बनने की क्षमता को चूक गए से लगते हैं। और स्वाभाविक है कि बदलाव और पीढ़ीगत बदलाव होना है, तो नरेंद्र मोदी की पीढ़ी में तो कमान जाएगी नहीं। अब जब योगी आदित्यनाथ के हाथ चुनावी हिंदुत्व की बिसात बिछाने की कमान जाने की संभावना प्रबल होती जा रही है,
तो उस दायरे में उनके आस पास भी कौन से लोग दिख सकते हैं? वही लोग जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2010 से ही लगातार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। कितनों के नाम लिए जाए, संजय जोशी वो चिल्लाने वालों में से नहीं थे, लेकिन संगठन के अंदर उनकी बड़ी पकड़ रही। इसके अलावा सुधांशु मित्तल, रामेश्वर चौरसिया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इस तरह के लोग कहाँ गए? वसुंधरा राजे, इस तरह के लोग कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर? बीएस येदियुरप्पा कहाँ गए? भाजपा के स्थापित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, जिस ढंग से बाहर से आए लोगों को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, उसने भी गुजरात लॉबी के खिलाफ पार्टी के अंदर अंदरूनी असंतोष को हवा देने का काम किया। और उस असंतोष को अब मुखर आवाज देने की परिस्थितियां तब बनती हुई दिखाई दे रही है जब नौजवानों के जेनजी आंदोलन ने नरेंद्र मोदी सरकार की हठधर्मिता को जमीन सुहाने का काम किया, जमीन पर उतारने का काम किया, कंधे झुकाने का काम किया। और यही माकूल अवसर योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम को दिल्ली चलो के लिए तैयारी करने का आदर्श माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं संघ का समर्थन कितना खुल के सामने आता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व के ऊपर वैकल्पिक नेतृत्व को सामने लाने के लिए दबाव कितनी तेजी से बढ़ता है। लखनऊ की सत्ता योगी आदित्यनाथ के पूर्ण नियंत्रण में है, फुल कमांड में है। और लखनऊ की सत्ता जब किसी के कमांड में हो तो दिल्ली में बैठा हुआ आला कमान निश्चिंत नहीं हो सकता। फिलहाल जेनजी आंदोलन ने तय कर दिया कि भाजपा का आला कमान भले ही अभी गुजरात लॉबी की मुट्ठी में हो, इस देश के अंदर न तो उसका आला बचा है और न ही कमान बची है। और उसी आला और कमान दोनों को हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ का चुनावी हिंदुत्व वाला मॉडल अब अपने लिए उचित माहौल देख रहा है। क्या कहा जाए इसे? क्या इसे डेस्टिनी ने, क्या इसे नियति ने योगी आदित्यनाथ के लिए मुकद्दर का सिकंदर बनने जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी? थोड़ा इंतजार करते हैं। इतना तो जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा प्रकरण एक इस्तीफा प्रकरण नहीं, यह मोदी शाह के इकबाल के, राजनीतिक इकबाल के खत्म होने की एक सार्वजनिक मुनादी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।